हाँ भाई, क्या हाल चाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। एक्सरसाइज 1.1 तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। यहां से देखो, अगर ये लेक्चर तुम अच्छे से देख लेते हो तो तुम्हारा 3 से 4 नंबर पक्का एग्जाम में आना ही आना है। क्योंकि आप लास्ट 10 ईयर्स के पेपर उठाकर देखो और तुम देखोगे कि वहां पर इर्रेशनल नंबर की प्रूविंग जरूर आई है। ठीक है। आसान है, थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी होती है, इसलिए कई बार बच्चों को यह मुश्किल भी लगता है, क्योंकि लैंग्वेज लिखना मैथ्स में कुछ बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है ना। तो आज हम लोग इसके बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। ठीक है, बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगी। तो ध्यान से ये एक लेक्चर देख लो और तुम्हारे 3 से 4 नंबर बोर्ड के लिए अभी से पक्के हो जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले ये समझ लो कि इरेशनल नंबर हम लोग बोलते किसको हैं। अगर तुम लोगों ने क्लास 9th में नंबर सिस्टम का लेक्चर देखा हो या उससे पहले भी रियल नंबर में कुछ बातें एक्सप्लेन करी थी, तो ये तुम्हारा जो एक तो रेशनल होता है, रियल को हम लोग क्लासिफाई करते हैं 2 कैटेगरी में, है ना। अगर हम लोग रियल की बात करें तो रियल नंबर्स जो मेरे होते हैं इनको हम लोग 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स को, जिसमें एक कैटेगरी हो जाती है रेशनल की, ठीक है, और एक कैटेगरी हो जाती है इरेशनल। ये तो रेशनल नंबर्स होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। दूसरा, पी और क्यू ये दोनों इंटीजर फैमिली से बिलोंग करना चाहिए, यानी इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर किसको बोलते हैं? वो नंबर जिसमें कोई फ्रैक्शनल कंपोनेंट ना हो, कोई टुकड़ा ना हो, और इसके अलावा जो इसका डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर कोई भी नंबर ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, क्या क्या? एक तो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, दूसरा पी और क्यू दोनों इंटीजर से बिलोंग करता हो, यानी उसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, डेसिमल पार्ट ना हो, नंबर अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव, इट कैन बी जीरो। और तीसरी कंडीशन ये है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो नंबर किस कैटेगरी में चला जाएगा? रेशनल में चला जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको कहूं तो इस तरह बोल सकता हूं कि अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर एंड बिलोंग टू इंटीजर एंड क्यू शुड नॉट बी जीरो। ठीक है। इरेशनल हम किसको बोलेंगे? अब वो नंबर जो रेशनल नहीं होंगे वो इरेशनल होंगे। बहुत सिंपल सी बात है। रेशनल में मैंने क्या बताया? जिसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको। तो इरेशनल क्या होगा? जिसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सको। ठीक है। जनरली जो नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल्स होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल तो होता है पाई, है ना। पाई क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। इसके अलावा जो रूट वाले नंबर होते हैं, लाइक रूट 2, रूट 3, रूट 5, या क्यूब रूट 7, या फिफ्थ रूट ऑफ 8, ये जो सारे नंबर्स हैं ये सब इरेशनल की कैटेगरी में लाई करते हैं। ठीक है। रूट में आपको ये ध्यान रखना है कि रूट 4 इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर होता है कितना? 2। तो ये इरेशनल नहीं, ये रेशनल ही होगा। इसी तरह से मैं रूट 25 लिखूं तो ये रूट 225 लिखूं तो इसका आंसर कितना हो जाता है? 15। तो ये रेशनल होगा। ठीक है। और ये सारे क्या हो जाएंगे? इरेशनल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? थोड़ा सा बेसिक और समझ लो। जब भी मैं दो रेशनल नंबर को ऐड करता हूं तो मेरा आंसर हमेशा रेशनल आएगा। अगर मैं दो रेशनल नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन करूंगा तो भी मेरा आंसर हमेशा रेशनल ही आएगा। ठीक है। ये दो चीज का मुझे इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि अभी काम पड़ेगा आगे हम लोगों को एक्सरसाइज में। ठीक है। अगर मैं इरेशनल नंबर के एडिशन करूंगा रेशनल में ना, तो हमेशा आंसर जो आएगा वो इरेशनल ही आएगा, प्लस या माइनस जो भी। यानी रेशनल और इरेशनल में अगर मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन करूं तो मेरा आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। ठीक है। बेसिकली इस एक्सरसाइज में तुमसे ये बोला जाएगा कि प्रूव करो कि ये जो नंबर है, कि रेशनल नंबर दिया जाएगा और तुमसे बोला जाएगा कि भाई इसको प्रूव करो कि ये जो नंबर है ये कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। उसको इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या होता है? हम लोग सपोज करेंगे उल्टा, यानी वो हमसे बोलेगा कि इसको प्रूव करो इरेशनल है, और हम लोग मानेंगे कि ये नंबर कैसा है? रेशनल है। जब उस नंबर को रेशनल मानेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेशनल की तो यही पहचान है कि उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, जब भी किसी क्वेश्चन आपको इस तरह का मिलता है, कोई क्वेश्चन जिसमें बोला जाता है कि आप इसको इरेशनल प्रूव करो, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? उसको आप एक रेशनल नंबर मान लोगे। रिलेशनल नंबर जब उसको मानोगे तो उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दोगे। ठीक है। और P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, ये यहां से पता है। वहां पे हम लोग लिखेंगे P और Q को प्राइम है। को प्राइम इसलिए लिखेंगे, यानी हम जो मानेंगे कि वो मेरी फ्रैक्शन है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है, उसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है। और बाद में ये प्रूव कर देंगे कि नहीं भाई, एक के अलावा दूसरा नंबर भी इसमें कॉमन मिल रहा है, इसलिए ये जो हम लोगों ने सपोज किया था, जो असम्पशन था हमारा, वो गलत है, और हमारा जो एक्चुअल स्टेटमेंट था वो सही है।
बात समझ में आई या नहीं वरना क्वेश्चन। खैर क्वेश्चन देखो तब शायद समझ में आ जाए। प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। अब यहां पर क्या होता है, आपको एग्जाम में सीधे सीधे दिख जाता है रूट 5 को इर्रेशनल करो, रूट 2 को करो, रूट 3 को करो, इस तरह से कोई भी नंबर तुमको दिखाई दे सकता है। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये है कि रूट 5 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करो। मैंने क्या कहा, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सबसे पहले ये करोगे कि आप रूट 5 को बोलोगे कि ये रेशनल है, ठीक है, यानी आपको सपोज करना है। तो आप यहां पे सबसे पहला काम करोगे, लेट रूट 5 बी अ रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई। बोला है इरेशनल प्रूफ करने को, आपने उल्टा सपोज कर लिया कि भाई ये एक रेशनल नंबर है। अब अगर ये एक रेशनल नंबर है तो हम इसको p बाई क्यू या a बाई बी कुछ भी कह लो उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया कि भाई मैं इसको a बाई बी की फॉर्म में लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि रेशनल है तो भाई a बाई बी की फॉर्म में मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। आगे यहां लिखूंगा वेयर, ये जो a b तुमको नहीं दिखाई दे रहे हैं, a कॉमा बी आर को प्राइम, ये दोनों क्या है, को प्राइम है। अब को प्राइम समझते हो, को प्राइम यानी वो दो नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो या जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो। कुछ भी से मेरा मतलब यह है कि देखो वन तो यूनिवर्सल फैक्टर होता है, सबका कॉमन फैक्टर होता है वन, ठीक है, तो उसके अलावा तुमको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है, ए और बी में। और एक और चीज आगे कर दो कि बी जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि रेशनल की पहचान यही है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। यहां तक आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब एक काम करो, ये जो रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी था, इसको आप स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। क्या कर दो? स्क्वायर। तो आप लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो रूट 5 का स्क्वायर देखो 5 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के ऊपर जब भी स्क्वायर लगता है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहां पर a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और b का करोगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। इससे क्या बात निकल कर आएगी, अगर बी स्क्वायर को इधर ले जाकर आप मल्टीप्लाई करा दो 5 में, तो ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 5b स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। मैंने क्या किया, बी स्क्वायर को ले जाकर 5 से मल्टीप्लाई कराया, तो मैंने कहा ए स्क्वायर जो है वह 5b के स्क्वायर 5b स्क्वायर के बराबर है। मतलब सिंपल सा ये हुआ कि ए स्क्वायर को मैं 5 इंटू समथिंग लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई, 5 इंटू बी स्क्वायर दे रखा है, बी स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है, या जीरो भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बी हम पहले ही सपोज कर चुके हैं कि भाई जी जीरो के बराबर बी नहीं है, इसका मतलब बी स्क्वायर जीरो तो नहीं होगा, तो बी स्क्वायर कोई पॉजिटिव नंबर होगा। और 5 इंटू समथिंग अगर मैं करूं, इसका मतलब 5 के टेबल में कहीं ना कहीं ए स्क्वायर आ रहा होगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर लिखा है। अगर मैं किसी को 5 इंटू समथिंग लिख रहा हूं, इसका मतलब अगर मैं 5 का टेबल पढ़ूंगा तो कहीं ना कहीं उसमें ए स्क्वायर मिल रहा होगा। इसका मतलब ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा होगा। बोलो यही बात हुई कि नहीं हुई। तो इस बात का मतलब यह निकला, इट मींस कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 का मतलब यह निकला कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। और जब भी किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल होगा तो वो नंबर खुद भी डिविजिबल होता है, इसलिए a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब अगर a 5 से डिविजिबल है तो 5 के टेबल में कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। तो अब 5 के टेबल में कहीं ना कहीं आ रहा होगा तो a इज इक्वल टू मैं 5c लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो a के टेबल में ये आ ही रहा होगा। बोलो वेयर c इज एन इंटीजर, भाई c कोई ना कोई इंटीजर होगा, ठीक है, यानी 5 के टेबल में कहीं ना कहीं तो a आ रहा होगा। भाई a अगर 5 से डिविजिबल है तो 5 के टेबल में कभी ना कभी आएगा, चाहे 1000 बार में आए 2000 बार में आए मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं आ रहा होगा ना। तो मैंने उसको c मान लिया, तो मैंने कहा a इज इक्वल टू 5c। यहां तक बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। इस वैल्यू को ले जाकर यहां पे रिप्लेस करा दो a की जगह पर। a इज इक्वल टू 5c को अगर मैं यहां पे रिप्लेस कराऊं तो ये देखो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, 5c का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर। 5c का स्क्वायर देखो तो ये कितना हो जाएगा, 25c का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5b का स्क्वायर। अगर मैं 5 से 25 को काटूं तो 5 आ जाएगा, यहां बचेगा सिर्फ कितना, b स्क्वायर, और यहां पर कितना हो जाएगा 5c स्क्वायर। क्या बात समझ में आई कि नहीं। बिल्कुल कुछ इस तरह से स्टेटमेंट बन गया कि नहीं बना। जैसे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग था, वैसे बी स्क्वायर इज इक्वल टू भी 5 इंटू समथिंग बन गया। सेम लैंग्वेज में रिपीट कर सकता हूं कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, सॉरी नॉट ए स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5।
हेंस बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी डिविजिबल होगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां पर मैंने प्रूफ किया कि भाई ए 5 से डिविजिबल है, यहां पर मैंने दिखाया बी भी 5 से डिविजिबल है। इन दोनों बातों का मतलब ये निकला, आप देखो मैं यहां पर फाइनल लैंग्वेज लिख रहा हूं, इट इंप्लाइज 5 is the common factor of A and B। बोलो यही बात निकली कि नहीं? इसका मतलब 5 A को भी कट कर रहा है, 5 B को भी कट कर रहा है, तो 5 A और B का कॉमन फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन हमने क्या माना था? हमने माना था कि एक के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए कॉमन, क्योंकि इनको हमने को प्राइम नंबर माना था। को प्राइम में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है। हमने क्या दिखाया कि यहां पर 5 क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया ए और बी का। ठीक है, तो यहां लिखो बट वी अज्यूम्ड ए एंड बी एज को प्राइम्स। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यानी जो हमने माना था उसके पलट, उसके उल्टी बात आ गई। हमने माना था कि भाई ये रेशनल है, ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, को प्राइम है। यहां खेल उल्टा हो गया। यहां क्या हुआ कि इसमें हमको 5 कॉमन फैक्टर मिल गया, जबकि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए था। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, यानी जो सपोज किया उसके उल्टी बात हमको मिल गई। ठीक है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। भाई ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने जो अजम्पशन लिया था वही गलत ले लिया था, यानी हमने गलत बात अज्यूम कर ली थी। हमने अज्यूम कर लिया था कि √5 रेशनल नंबर है। ये गलत बात अज्यूम करने की वजह से यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। हेंस इट कैन बी कंक्लूडेड, ये इतना नहीं लिखना है तो सीधे सीधे भी आप लिख सकते हो कि √5 रेशनल नंबर है, दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ये हो गया प्रूफ। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? एक बार अच्छे से पूरा क्वेश्चन देखना और समझने की कोशिश करना, तुमको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, और एक बार √5 पे जब कर लेना तो कोशिश करना √2 √3 इनका अपने आप से बनाने का। तो √5 करने के बाद आप √2 √3 जब कर लोगे या √7 कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अभी जब आपके एग्जाम होंगे, एग्जाम छोड़ो, अभी आपका जब यूटी होगा पहले चैप्टर का, या उसके बाद हाफ ईयरली होगा या प्री बोर्ड होगा, आप देखोगे कि हमेशा इर्रेशनल प्रूविंग का एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, और बोर्ड में तो आना ही आना है। उससे पहले हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, टेस्ट, जब भी ये चैप्टर आएगा तो एक इर्रेशनल प्रूफ करना आना ही आना है, तय बात है बिल्कुल। ठीक है, इतनी कहानी, अगर इसके साथ कोई नंबर लग जाता है तब इतनी कहानी नहीं करनी पड़ती है, क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान हो जाता है, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कह रहा है प्रूफ करो 3 + √2 √5 है, ये इर्रेशनल है। देखो जब भी नंबर अकेला आएगा, जैसे √2 आ गया, √3 आ गया, √5 आ गया, तो थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी होगा। लेकिन ऐसे ही उसके साथ कोई नंबर लगकर आया मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, तो वो तुम्हारे लिए हमेशा आसान हो जाएगा, ये याद रखना। पहला स्टेप सेम रहेगा इस तरह के हर क्वेश्चन में, और लास्ट वाली जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल रट के रखो। जो लास्ट में लैंग्वेज आती है ना, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, ये सब याद करके रखो, हर क्वेश्चन में वही इस्तेमाल करना है। स्टार्टिंग की लैंग्वेज याद करके रखो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? रेशनल सपोज करते हैं। यहां पर भी वही काम करेंगे। इस नंबर को हम क्या कर देंगे? लेट 3 + 2 √5 बी अ रेशनल नंबर। बोलो यही काम अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, यही यहां करेंगे, और यही इस तरह के हर क्वेश्चन में करेंगे जब भी इर्रेशनल प्रूव होगा। पहला काम यही करना है। दूसरा क्या करना है कि इसको a बाई बी की फॉर्म में लिख देना है। भाई रेशनल है तो a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a b को हमेशा क्या आप मानोगे? को प्राइम। और यहां पर अगर को प्राइम ना लिख के आप इंटीजर भी रखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये स्टेप बिल्कुल याद रखो, हर क्वेश्चन में स्टार्टिंग यहां से होनी है। इतना तो कर ही देना, कुछ नहीं करोगे तो यहीं पे आधा नंबर ले लेना टीचर से, इतना ही लिख के, अगर आगे ना लिख पाना तो। ठीक है, ये हो गया।
अब उसके बाद एक काम करो, देखो यहां पर जब भी क्वेश्चन में अकेला √2, √5, √3 दिखेगा तब वो स्क्वायर वाला फंडा यूज करना है कि स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। बाकी सारे क्वेश्चन में अगर इसके साथ कुछ इनटू में आ गया, कुछ एडिशन में आ गया, सब्ट्रैक्शन में आ गया, तो स्क्वायरिंग बोथ दी साइड वाला फंडा नहीं यूज करना है, सबको बस एक तरफ शिफ्ट कर देना है और इरेशनल नंबर को एक तरफ रोक लेना है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेरे कहने का मतलब यह है कि मुझे पता है पहले से कि इसमें जो √5 है ये एक इरेशनल नंबर है, तो मुझे इसको अकेला रोक लेना है और बाकी पूरा मटेरियल दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। क्लियर हो रही है बात? तो ठीक है, √5 को मुझे अकेला रोकना है, तो देखो 2√5, पहले मैं 3 को इधर शिफ्ट करूंगा, तो 3 इधर एडिशन में है, राइट हैंड में जाएगा तो किस में हो जाएगा बोलो? सबट्रैक्शन में हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसको अगर मैं थोड़ा सा देखो सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं a-3b/b। क्या है ये? बटरफ्लाई मेथड। बटरफ्लाई मेथड क्या बताया था, है ना? a/b + -c/d, इस तरह से फ्रैक्शन दिखे, ये इससे इंटू करता है, ये इससे इंटू करता है, ये आपस में इंटू करता है, ठीक है? प्लस या माइनस दोनों के केस में ऐसा होता है। इसको बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कंफ्यूज मत करना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तब लगता है जब बीच में इक्वल का साइन होता है, ये इसके पास चला जाता है, ये इसके पास चला जाता है, बस। तो ये दोनों में फर्क है, ठीक है? यहां पर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कब लगेगा? जब बीच में इक्वल का साइन होगा। जब प्लस या माइनस हो रहा होगा तब बटरफ्लाई मेथड लगता है, यानी ये इससे और ये आपस में। ठीक है, क्लियर हो गई? क्लास में भी मैंने इसको बताया था। अब इसके बाद देखो 2 इसमें कर रहा है मल्टीप्लीकेशन, तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा? डिवीजन। तो ये आ गया नीचे, ये हो गया डिवीजन। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब अभी मैंने डिस्कस किया था कि रेशनल नंबर का एडिशन, रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन, रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ये सब तुमको रेशनल नंबर ही देगा। यानी किसी भी रेशनल नंबर में अगर आप किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इनटू कर दो, डिवाइड कर दो, तो उस हमेशा क्या मिलेगा तुमको? एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। एक्सेप्शन है जीरो। जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो से डिवाइड करेंगे तो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी नंबर से कर दो, यानी रेशनल में कोई भी ऑपरेशन करोगे तो आंसर में तुम्हें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। यार a/b रेशनल है कि नहीं है? तो इसमें जो भी ऑपरेशन किया मैंने, बिकॉज a/b इज अ रेशनल नंबर, तो इसमें यार जो भी तुम ऑपरेशन करोगे तो फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो भी क्या मिलेगा? रेशनल ही मिलेगा। a/b रेशनल है, हेंस a-3b/2b इज ऑल्सो रेशनल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इट इंप्लाइज, मतलब इस बात का मतलब ये निकला दैट, अब देखो भाई इधर रेशनल है तो इधर भी तो रेशनल ही होगा। ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता है कि एक तरफ रेशनल हो एक तरफ इरेशनल हो, दोनों बराबर हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो मैंने कहा कि a/b रेशनल था, इसमें मैंने जो ऑपरेशन किया वो सब रेशनल नंबर से किया। देखो 2 और 3 जो इसमें आए वो रेशनल ही है। तो रेशनल और रेशनल के बीच में ऑपरेशन हुआ तो जो नंबर बन के तैयार हुआ वो भी रेशनल है। अब अगर इसका किसी भी इक्वेशन का राइट हैंड साइड रेशनल है तो लेफ्ट भी रेशनल होना चाहिए। यानी इसका मतलब हुआ कि √5 भी क्या है? रेशनल है। बोलो, ये हो गया कॉन्ट्रडिक्शन। अब यहां से लिख दो, बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। भाई इसने ये बताया कि √5, इसके जो हमने सॉल्व किया रेशनल मानकर, उससे रिजल्ट ये निकला कि √5 मेरा इरेशनल नंबर हो गया, सॉरी रेशनल हो गया। लेकिन हमको पहले से ये बात पता है कि √5 जो है वो किस तरह का नंबर होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। आगे की लैंग्वेज वही, कौन सी? दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, ये तो बिल्कुल याद रखो, बार बार इस्तेमाल करना है। हेंस, अब बाकी आगे हेंस इट कैन बी कंक्लूडेड, या सीधे हेंस सीधा 3 + 2√5 इज इरेशनल। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, कॉम्पेरेटिवली ज्यादा आसान है। क्यों ज्यादा आसान है? क्योंकि इसमें उतना ज्यादा लैंग्वेज का काम नहीं था जितना लास्ट क्वेश्चन में था, यानी इससे पहले वाले में। चलो देखो, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। 3 क्वेश्चन इसके, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के
3 पार्ट्स हैं और तीनों को अच्छे तरह से समझ लो, बस खेल खत्म। 1/√2, 7√5, 6+√2। मैंने क्या बताया था कि जब भी किसी रेशनल नंबर के साथ साथ में एडिशन, मल्टीप्लीकेशन या कुछ भी लग के कोई और नंबर आया, वो हमेशा उसको आसान बना देगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन में प्रूव करने ना बैठ जाना कि √2 इरेशनल है, कि पहले मैं √2 को इरेशनल प्रूव करूं, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था, या मैं √5 को करूं, या मैं √2 को करूं। ये नहीं करना है। यहां पर ये ऑलरेडी मान के चलना है कि ये तो इरेशनल है, यानी √2 इरेशनल है, ये बात ऑलरेडी मान के चलना है। यहां पर √5 ऑलरेडी इरेशनल है, ये मान के चलना है। यहां पर √2 ऑलरेडी इरेशनल है, ये मान के चलना है। इस क्वेश्चन में भी हमको ऑलरेडी मान के चलना था, लेकिन यहां पर नहीं, क्योंकि यहां पे अकेला √5 था। यहां पे नहीं मान सकते कि भाई जो चीज प्रूव करनी है वही नहीं मान सकते ना, कि इरेशनल प्रूव करना है, हमने मान लिया कि इरेशनल है। ठीक है, तो इसको छोड़कर बाकी जब भी इसके साथ ऑपरेशन में कोई नंबर दूसरा लगकर आया रेशनल, तो हमेशा ये याद रखो कि इरेशनल वाला जो है वो इरेशनल ही रहेगा। जैसे 1/√2 है तो √2 हमें पहले से पता है इरेशनल है, मुझसे 1/√2 को प्रूव करने को बोला, ये ध्यान रखना। पहला स्टेप मैंने क्या बोला, पहला स्टेप देखो भाई, लेट 1/√2 बी अ रेशनल नंबर। अब अगर मैंने √2 को लिखा रेशनल नंबर, 1/√2 को, इसका मतलब क्या है, इसको मैं a/b की फॉर्म में लिख सकता हूं। आगे क्या लिखूंगा, वेयर a b r इंटीजर भी लिख सकते हो, या a b r को प्राइम भी लिख सकते हो। को प्राइम में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बार बार पहले क्वेश्चन में आपने को प्राइम लिखा था, यहां इंटीजर लिखाऊंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। 1/√2 को मैंने a/b लिखा, ठीक है। अब इसके बाद पलट दो, तो जब इसका रेसिप्रोकल करोगे √2 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे b/a आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ a/b क्या है, रेशनल है कि नहीं है। अब अगर a/b रेशनल है तो b/a भी रेशनल होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो लेफ्ट हैंड है, इट इंप्लाइज दैट √2 इज रेशनल। बट वी नो, हमको पता है पहले से, क्या पता है, दैट √2 इज इरेशनल। आगे की लैंग्वेज वही रिपीट कर देना, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, हेंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाद वाली लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था ना ये, ठीक है, सेम चीज रिपीट कर देना, हर क्वेश्चन में यही लैंग्वेज रिपीट होनी है, ठीक है। यहां से वी नो के बाद हो गया, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, हेंस ये जो नंबर बोला इरेशनल हो गया। यहां पर भी कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दिया, ठीक है, बस दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, 1/√2 का खेल खत्म। 7√5 वही बात, लेट 7√5 बी रेशनल नंबर। देखो अब यार ये स्टार्टिंग वाली लैंग्वेज सब में सेम है, ठीक है। 7√5 इसको मैं लिखूंगा a/b, वेयर a b r को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। बोलो बात समझ में आती जा रही है कि नहीं। √5 a/7b, ये तो होगा, 7 नीचे चला जाएगा। रेशनल में रेशनल से कुछ भी ऑपरेशन करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशनल ही रहेगा। a/b इज रेशनल, इसलिए a/7b, भाई 7 एक क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल में रेशनल से डिवाइड मारा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशनल ही रहेगा। अच्छा, इट इंप्लाइज राइट हैंड साइड रेशनल है, इसका मतलब लेफ्ट भी क्या होना चाहिए, रेशनल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भाई √5 भी रेशनल है। बट वी नो, क्या जानते हैं, दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। आगे की लैंग्वेज वही, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, हेंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट 7√5 बी इज एन इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गई नहीं। 6+√2 ये तुमको खुद करना है, ठीक है। प्रूव इट। एक क्वेश्चन तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है, इसलिए भी नहीं बता रहा हूं क्योंकि देखो इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। 3+2√5 वाले का मैंने बताया है, सेम प्रोसेस इसमें 6+√2 में भी रिपीट कर जाएगा, और काफी आसान है। देखो यार ये मैं लैंग्वेज फिर से, देखो पहला स्टेप तो इसमें भी सेम रहेगा ना। 6+√2 को क्या मानोगे, कर ही देता हूं थोड़ी बहुत जगह में।
6 प्लस रूट 2 बी अ रेशनल नंबर। अच्छा, तो 6 प्लस रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी। ए बाई यहां क्या है, ए बाई नहीं, ए और बी क्या है, को प्राइम। बी 0 के बराबर नहीं है। 6 इधर क्या हो रहा है, एडिशन, उधर ले जाकर घटा दो तो ए बाई बी माइनस 6 हो जाएगा। बाकी लैंग्वेज वही वाली, ए बाई बी क्या है, रेशनल, तो उसमें से कोई रेशनल घटाएंगे, यानी ए बाई बी में से 6 घटाएंगे तो भी क्या आएगा, रेशनल। तो आप क्या लिखोगे, यही वाली लैंग्वेज, यहां से स्टार्ट करोगे, यहां भी ए बाई बी इज रेशनल, इसलिए ए बाई बी माइनस 6 इज ऑल्सो रेशनल। इट इंप्लाइज दैट रूट 5 इज रेशनल। रूट 5 नहीं, यहां पे क्या है, रूट 2 इज रेशनल, बट वी नो दैट रूट 2 इज एन irrational. This contradiction is due to our wrong assumption. I hope ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको अच्छे से इसलिए कर लो, एग्जाम में अगर आज जो है ये वाला लेक्चर तुमने अच्छे से देख लिया है, तुम मान के चलो 3 से 4 नंबर कहीं नहीं गया एग्जाम में, ठीक है। 3 नंबर को तो मान के चलो आना ही आना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर लो। ये तुम्हारा आज क्या बोलते हैं, रियल नंबर की 2 ही एक्सरसाइज थी एनसीईआरटी की, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोगों को एनसीईआरटी में कुछ नहीं करना है, यानी ये 2 एक्सरसाइजेस थी, यहां से कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस के लिए हम लोगों को करने पड़ेंगे, जैसे एलसीएम एचसीएफ वगैरह आता है एमसीक्यू के लिए, उसके लिए हम लोग बाद में प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल एनसीईआरटी का ये सॉल्यूशन सफिशिएंट है। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि तुम्हारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। वो भी कोई आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर इस चैप्टर को तुमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, दोनों लेक्चर देख लिए, तो मान के चलो 5 से 6 नंबर तुम्हारे पक्के हो गए, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के साथ। ऐसा नहीं कि आज कर लिया फिर एग्जाम तक प्रैक्टिस नहीं किया। आपको रेगुलर बेसिस पे 1-2 महीने पे क्वेश्चंस को रिपीट करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार आज लगाया फिर अब सीधे बोर्ड में लगाने बैठो, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये लेक्चर अच्छे से देख लो। इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको एक बार अच्छे से समझ लो, और पीडीएफ तुम जाकर टेलीग्राम ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहां से उठा लो, ज्वाइन कर लो, वहां पे तुमको पीडीएफ सॉल्यूशन मिल जाया करेगा। आई होप आज का लेक्चर क्लियर है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल के साथ।